लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की पुस्तक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ की इस सीरीज में अब तक हमारे 8 चैप्टर हो चुके हैं। पिछले क्लास में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम राष्ट्रसंघ से संबंधित प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। 9 नंबर चैप्टर राष्ट्रसंघ। तो करते हैं आज के चैप्टर को शुरू। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। राष्ट्रसंघ की स्थापना से संबंधित कौन से कथन है जो सत्य कथन है। सबसे पहला कथन है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा कि राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। तीसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रसंघ का उद्घाटन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने किया था। और चौथा ऑप्शन है कि राष्ट्रसंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। तो इनमें से बताइए कि कौन कौन से कथन है जो सही है। इन चार ऑप्शनों में से कौन कौन से सही है। तो सबसे पहले नंबर पर जो है राष्ट्रसंघ की स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा, राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। राष्ट्रसंघ की जो स्थापना यह 10 जनवरी 1920 को हुई थी। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा कि राष्ट्रसंघ का उद्घाटन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने किया था। तो राष्ट्रसंघ का जो उद्घाटन किया था यह अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं बल्कि यह किया था फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति रेमंड पानकारे जो थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 4 नंबर ऑप्शन है कि राष्ट्रसंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि राष्ट्रसंघ का जो मुख्यालय था यह स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में था। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तो सही कथन 1 और 2, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। राष्ट्रसंघ का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति रेमंड पांकारे ने किया। इसका मुख्यालय पहले लंदन में रखने का फैसला हुआ, लेकिन 1 नवंबर 1920 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि एक तटस्थ देश था। यहीं पर 15 नवंबर 1920 को राष्ट्रसंघ का पहला अधिवेशन हुआ। इसकी स्थापना में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। राष्ट्रसंघ से संबंधित कौन से कथन है जो इसमें से सत्य नहीं है। असत्य कथन कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कि स्थापना के समय 31 देश अमेरिका के अलावा 31 देश इसके सदस्य थे। स्थापना के समय 31 देश इसके सदस्य थे। दूसरा कि भारत प्रारंभ से ही राष्ट्रसंघ का सदस्य था। तीसरा, कुल 63 देश राष्ट्रसंघ के सदस्य बने। और चौथा ऑप्शन है कि जर्मनी कभी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना। तो इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य कथन होगा। स्थापना के समय 31 देश थे। स्थापना के समय 32 देश थे, लेकिन अमेरिका ने जो इसमें सदस्य बनने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात इसके 31 देश ही बचे थे। भारत प्रारंभ से ही राष्ट्रसंघ का सदस्य था, तो भारत शुरुआत से ही राष्ट्रसंघ का सदस्य था। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा, कुल 63 देश राष्ट्रसंघ के सदस्य बने थे। कुल जो 63 देश है जो राष्ट्रसंघ के सदस्य बने थे। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा, जर्मनी कभी भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना। तो जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य बना था 1926 के अंदर। जर्मनी जो राष्ट्रसंघ का सदस्य बना था। और जर्मनी ने 1933 ईस्वी के अंदर है जो राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। तो जर्मनी जो 1926 से लेकर 1933 के मध्य जो राष्ट्रसंघ का सदस्य रहा था। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। स्थापना के समय 32 सदस्य होने थे।
लेकिन अमेरिका द्वारा इनकार करने के बाद 31 सदस्य ही बचे। हालांकि 15 नवंबर को हुए प्रथम अधिवेशन में 42 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यूएन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जो 41 देश थे। लोकार्नो की संधि के बाद जर्मनी सितंबर 1926 में राष्ट्रसंघ का स्थायी सदस्य बना। 1935 में सदस्य लेने वालों की संख्या 63 तक पहुंच गई थी, लेकिन एक समय में कभी 60 से अधिक सदस्य नहीं हुए, क्योंकि कुछ राष्ट्रों ने सदस्यता छोड़ दी थी, जैसे कोस्टारिका ने 1925 में, ब्राजील ने 1926 में, जापान और जर्मनी ने 1933 में सदस्यता त्याग दी थी। रूस ने 1933 में राष्ट्रसंघ का सदस्य बना और 1934 में जर्मनी के जाने से खाली जगह पर स्थायी सदस्य बनाया गया, लेकिन 1940 में रूस को राष्ट्रसंघ से निकाल दिया गया। राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्यागने वाला अंतिम देश हैती था 1942 में। कोई भी देश 2 वर्ष पूर्व सूचना पर राष्ट्रसंघ से अलग हो सकता था। परिषद की सर्वसम्मति से किसी भी देश की सदस्यता रद्द की जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना हेतु 19 सदस्यीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राष्ट्रसंघ की स्थापना के लिए 19 सदस्यीय आयोग का जो गठन किया था, यह 19 सदस्यीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? जॉर्ज की अध्यक्षता में, रूजवेल्ट की अध्यक्षता में, या पॉइंकारे की अध्यक्षता में, या फिर वुडरो विल्सन की अध्यक्षता में? तो वुडरो विल्सन की अध्यक्षता में जो 19 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। वर्साई की संधि के तहत फरवरी 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हेतु वुडरो विल्सन की अध्यक्षता में 19 सदस्यों वाले एक आयोग का गठन किया गया। विल्सन ने 8 जनवरी 1918 को प्रस्तुत अपने 14 सूत्रों में भी अंतिम सूत्र में राष्ट्रों को राजनीतिक स्वतंत्रता व प्रादेशिक अखंडता के आश्वासन के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना का जिक्र करते हैं। 14 फरवरी 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की रूपरेखा को प्रस्तुत करते हुए कहा गया, एक जीवित वस्तु पैदा हुई है, यह शांति की गारंटी है। वर्ष 1919 में वुडरो विल्सन को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना का प्रस्ताव कब पारित किया गया? पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1918, 19, 20 या 17? कब किया था? तो यह किया था 1919 में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशन की सदस्यता ग्रहण करने वाला अंतिम देश कौन सा था? लीग ऑफ नेशन की सदस्यता ग्रहण करने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो अंतिम देश था मिस्र। मिस्र ने जो 1937 में लीग ऑफ नेशन का, राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इसमें सह दे रखा है, सह नहीं, द नंबर होगा। मिस्र जो मई 1937 में इसका सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रसंघ का उद्देश्य नहीं है? इसमें से कौन सा जो राष्ट्रसंघ का उद्देश्य नहीं था? फांसीवादी ताकतों से विश्व का बचाव, निशस्त्रीकरण, सदस्य राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखना, यूरोप में साम्राज्यवाद व सैन्यवाद को हतोत्साहित करना। इसमें से कौन सा जो राष्ट्रसंघ का उद्देश्य नहीं था? तो यूरोप में साम्राज्यवाद व सैन्यवाद को हतोत्साहित करना, सदस्य राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखना और निशस्त्रीकरण, ये तीनों ही राष्ट्रसंघ के उद्देश्य थे। फांसीवाद ताकतों से विश्व का बचाव ये राष्ट्रवाद का उद्देश्य नहीं था। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राष्ट्रों के मध्य विवादों को सुलझाकर राज्यों की यथास्थिति बनाए रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानव कल्याण के लिए विविध उपाय करना इत्यादि जो राष्ट्रसंघ के उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ की परिषद काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रसंघ की काउंसिल से संबंधित कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला, यह राष्ट्रसंघ का सबसे शक्तिशाली अंग था। राष्ट्रसंघ की जो परिषद या राष्ट्रसंघ का जो काउंसिल है, यह राष्ट्रसंघ का सबसे शक्तिशाली अंग था। इसमें स्थायी और अस्थायी दो प्रकार के सदस्य थे। स्थायी सदस्यों को वीटो निषेधाधिकार का अधिकार था। 1929 से पहले प्रतिवर्ष 4 व इसके बाद 3 सामान्य अधिवेशन होने लगे। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला, इसमें राष्ट्रसंघ का सबसे शक्तिशाली अंग था राष्ट्रसंघ की परिषद, तो यह सही है।
दूसरा इसमें स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार के सदस्य थे, तो यह भी सत्य है। तीसरा स्थायी सदस्यों को वीटो यानी कि निषेधाधिकार का अधिकार था, तो स्थायी सदस्यों को भी निषेधाधिकार का अधिकार नहीं था। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1929 से पहले प्रतिवर्ष 4 व इसके बाद 3 सामान्य अधिवेशन होने लगे। ड नंबर ऑप्शन भी इसका राइट होगा। तो 6 नंबर असत्य है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राष्ट्रसंघ के संविधान जिसे परसंविदा कहते हैं के अनुसार राष्ट्रसंघ के 3 अंग थे साधारण सभा, असेंबली, परिषद, काउंसिल और सचिवालय सेक्रेटरीट। इसके 2 स्वायत्त अंग थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। परिषद जो कि राष्ट्रसंघ की सबसे शक्तिशाली संस्था थी में स्थायी व अस्थायी 2 प्रकार के सदस्य थे। स्थायी सदस्यों को भी वीटो का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रसंघ की महासभा का कार्य नहीं था? राष्ट्रसंघ की महासभा का कार्य इसमें से कौन सा नहीं था? 4 कार्य दे रखे हैं। परिषदों के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, बजट पारित करना और सदस्य देश की सदस्यता समाप्त करना। इसमें से कौन सा जो राष्ट्रसंघ की महासभा का कार्य नहीं था? तो परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और बजट पारित करना। ये तीनों कार्य महासभा के कार्य थे, इसलिए 1, 2 और 3 सही है। ड नंबर इसका गलत होगा। सैनिक कार्रवाई, सदस्यता समाप्ति, सार व ड्रेजिंग प्रदेशों का प्रशासन संभालना, मैंडेट व्यवस्था से संबंधित रिपोर्टों पर विचार करना, मजहब परिषद के कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश 1940 से 46 की अवधि में राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्य थे? 1940 से 46 की अवधि में राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्य कौन थे? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इनमें से कौन-कौन से राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्य थे 1940 से 46 की अवधि के मध्य? तो सबसे पहले नंबर पर है जर्मनी। जर्मनी जो 1926 के अंदर राष्ट्रसंघ का स्थायी सदस्य बना था और जर्मनी ने 1933 में 1933 में जो राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दे दिया था। इटली इटली जो 1920 में राष्ट्रसंघ का स्थायी सदस्य बनाया गया था, जो 1937 तक का जो इसका स्थायी सदस्य रहा था। 1937 में इटली ने भी त्यागपत्र दे दिया था। तीसरे नंबर पर है जापान। जापान भी 1920 में इसका स्थायी सदस्य बना था, लेकिन 1933 में जो इसने भी त्यागपत्र दे दिया था। ब्रिटेन और फ्रांस जो अंत तक इसके स्थायी सदस्य रहे थे। रूस रूस है जो 1934 के अंदर इसको स्थायी सदस्य बनाया था। तब जर्मनी ने त्यागपत्र दिया तो जर्मनी के जो स्थायी सदस्य की जगह खाली हुई थी, यह रूस को दी गई थी। रूस को स्थायी सदस्य बनाया था 1934 के अंदर, लेकिन रूस को भी 1940 में जो निष्कासित कर दिया था। 1939 के अंत में या 1940 के शुरुआत में रूस को भी राष्ट्रसंघ से निष्कासित कर दिया गया था। तो 1940 से 46 की अवधि में जो ब्रिटेन और फ्रांस ये 2 ही राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्य रहे थे। केवल 4 और 5 बे नंबर ऑप्शन। प्रारंभ में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 रखी गई। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान। लेकिन अमेरिका द्वारा सदस्यता ग्रहण न करने के कारण संख्या 4 रह गई। 1926 में अमेरिका के रिक्त स्थान पर जर्मनी के शामिल होते ही संख्या पुनः 5 हो गई। 1933 में जर्मनी के राष्ट्रसंघ छोड़ देने पर 1934 में यह स्थान रूस को दिया गया। जापान व जर्मनी ने 1933 में, इटली ने 1937 में राष्ट्रसंघ छोड़ दिया। 1940 में रूस को निकालने के बाद सिर्फ फ्रांस और इंग्लैंड ही स्थायी सदस्य बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है जो सही है? सत्य कथन कौन-कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर कि प्रारंभ में राष्ट्रसंघ की परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 4 थी। 1936 में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ते-बढ़ते 11 पहुंच गई। अस्थायी अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का था और स्थायी और अस्थायी सभी सदस्यों को मताधिकार प्राप्त था। तो इनमें से कौन-कौन से कथन है जो सत्य कथन है? तो इसमें अ,
चारों ही ऑप्शन सही होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ की अधिदेशीय प्रणाली मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? राष्ट्रसंघ की अधिदेशीय प्रणाली जो मैंडेट सिस्टम था, इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया था। ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी जिसके अंदर ओटोमन साम्राज्य के अधीन जो क्षेत्र थे, उनको ए श्रेणी में रखा गया और ये जो ए श्रेणी के जो सभी जो राज्य थे, इनको इंग्लैंड और फ्रांस के जो संरक्षण में रखा गया था। उसके पश्चात बी श्रेणी के अंदर मध्य एशिया और जो जर्मनी के उपनिवेश थे, इनको बी श्रेणी में रखा गया और ये ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और अफ्रीका के संरक्षण में रखे गए। तीसरे नंबर पर जो सी श्रेणी है, सी श्रेणी में प्रशांत महासागरीय द्वीप और दक्षिणी अफ्रीका के जो क्षेत्रों में जो राज्य आने वाले थे, इन राज्यों को जो सी श्रेणी में रखा गया था। तो इस प्रकार अधिदेशीय जो प्रणाली है, इसके अंतर्गत इन सभी क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बाँटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ की अधिदेशीय प्रणाली मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत फिलिस्तीन व मेसोपोटामिया किस देश को सौंपे गए? फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया जो ये किसके संरक्षण में थे? तो ये थे इंग्लैंड के संरक्षण में। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ के द्वारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधिदेशीय प्रणाली को स्वीकार किया गया? अधिदेशीय प्रणाली को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत स्वीकार किया? अनुच्छेद 22। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 में कॉर्फू विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ था? कॉर्फू विवाद जो है यह कौन से दो देशों के मध्य हुआ था? तो कॉर्फू जो यह विवाद हुआ था, यह यूनान और इटली के मध्य हुआ था। यूनान ने इटली के कुछ सैनिकों की हत्या कर दी थी। उसके पश्चात इटली ने जो पुनः यूनान के सैनिकों की हत्या कर दी थी। तो इन्हें इस प्रकार दोनों ने अपने एक दूसरे के सैनिकों की हत्या की, जिसको लेकर कॉर्फू विवाद हुआ था। यह यूनान और इटली के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ की संविधान की धारा 2 के अनुसार संघ के कार्य संचालन के लिए निम्न में से किसकी व्यवस्था नहीं की गई? धारा 2 के अनुसार संघ के कार्य संचालन के लिए किसकी व्यवस्था नहीं की गई थी? काउंसिल, महासभा, सचिवालय या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? तो संविधान की धारा 2 के अनुसार काउंसिल की, महासभा की और सचिवालय की व्यवस्था की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो व्यवस्था है, यह अनुच्छेद 23 के तहत की गई थी। अनुच्छेद 23 के तहत इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की थी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो हेडक्वार्टर स्थापित किया था, यह किया गया था स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर के अंदर। द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ के पतन का प्रमुख कारण क्या था? राष्ट्रसंघ के पतन का प्रमुख कारण क्या था? उग्र राष्ट्रवाद, युद्धक शक्ति की कमी, वर्साई की संधि और बड़ी शक्तियों की स्वार्थपरता। तो इनमें से प्रमुख कारण कौन सा था? हालांकि ये चारों ही कारण हैं जो राष्ट्रसंघ के पतन के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन सबसे प्रमुख कारण था बड़ी शक्तियों की स्वार्थपरता। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ को कब समाप्त कर दिया गया? राष्ट्रसंघ को समाप्त कब किया था? तो राष्ट्रसंघ को समाप्त किया था मार्च 1946 को। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? राष्ट्रसंघ के अंतर्गत है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना की थी, यह की थी जनवरी 1922 में। जनवरी 1922। बे नंबर ऑप्शन। राष्ट्रसंघ के संविधान की धारा 14 के अनुसार 30 जनवरी 1922 को हेग, हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित किया गया। इसमें 15 न्यायाधीशों का चुनाव महासभा और परिषद की संयुक्त बैठक में 9 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता था। 1940 में हॉलैंड पर जर्मनी का अधिकार होने के कारण मुख्यालय जेनेवा स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लिथुआनिया व पोलैंड के मध्य विवाद का मूल कारण था?
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो लिथुआनिया व पोलैंड के मध्य विवाद का प्रमुख कारण था? अल्बानिया, कोर्फू, मेमल या मोसुल? कौन सा क्षेत्र था? तो इसमें से जो लिथुआनिया और पोलैंड के मध्य विवाद का जो कारण था, यह जो क्षेत्र था, यह था मेमल, जहाँ 1923-24 के अंदर जो यह विवाद हुआ था। इसके अलावा जो सबसे पहले नंबर पर है अल्बानिया। अल्बानिया में जो विवाद हुआ था यह 1920-21 के अंदर हुआ था और यह यूगोस्लाविया और अल्बानिया के मध्य हुआ था। दूसरे नंबर पर है कोर्फू। कोर्फू जहाँ 1923 के अंदर विवाद हुआ था जो यूनान और इटली के मध्य हुआ था और चौथे नंबर पर मोसुल। यहाँ पर 1924 के अंदर विवाद हुआ था और यह तुर्की और इराक के मध्य विवाद हुआ था। यह मोसुल जो है यह तेल का क्षेत्र था और इसी तेल के क्षेत्र की वजह से तुर्की और इराक के मध्य जो इस क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ था 1924 के अंदर। तो यहाँ पूछा लिथुआनिया और पोलैंड के मध्य कौन से क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ था? मेमल क्षेत्र को 1923-24 के अंदर। जर्मनी के नियंत्रण वाले मेमल बंदरगाह को वर्साई की संधि के तहत मित्र राष्ट्रों की ओर से एक फ्रेंच आयुक्त द्वारा संचालित किया जा रहा था। लिथुआनिया के साथ साथ पोलैंड भी इसके लिए इच्छुक था। जनवरी 1923 में लिथुआनिया ने मेमल पर नियंत्रण कर लिया। नॉर्मन एच डेविस की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रसंघ के आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1924 में मेमल में रहने वाली जर्मन जाति को स्वशासन का अधिकार दिया गया तथा लिथुआनिया का मेमल पर नियंत्रण स्वीकार कर लिया गया। विल्ना विवाद। ध्यान रहे कि लिथुआनिया पोलैंड विवाद का एक प्रमुख कारण विल्ना था। वर्साई की संधि के तहत विल्ना पर लिथुआनिया का अधिकार था, लेकिन अक्टूबर 1920 में पोलैंड ने इस पर अधिकार कर लिया। लिथुआनिया द्वारा राष्ट्र संघ में अपील के बावजूद फ्रांस, इंग्लैंड, इटली इटली द्वारा विल्ना पर पोलैंड के अधिकार को मान्यता मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ किन दो दक्षिणी अमेरिकी देशों के बीच चाको विवाद को सुलझाने में असफल रहा? राष्ट्रसंघ है जो किन दो दक्षिणी अमेरिकी देशों के बीच चाको विवाद को सुलझाने में असफल रहा था? तो यह थे पराग्वे और बोलिविया। द नंबर ऑप्शन। 1928 में पराग्वे व बोलिविया के मध्य चाको क्षेत्र को लेकर संघर्ष छिड़ गया और पराग्वे ने चाको के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1932 से 35 के बीच दोनों देशों में चाको युद्ध हुआ। 1935 में राष्ट्रसंघ ने इसके समाधान हेतु एक योजना तैयार की जिसे पराग्वे ने अस्वीकार किया और राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ के द्वारा लेटन आयोग का संबंधित था। राष्ट्रसंघ के द्वारा लेटन आयोग संबंधित था, किससे संबंधित था? तो यह जो आयोग संबंधित था किससे था? कोर्फू विवाद से, मोसुल विवाद से, अल्बानिया विवाद से या फिर मंचूरिया विवाद से? तो यह आयोग संबंधित था मंचूरिया विवाद से। द नंबर ऑप्शन। 18 सितंबर 1931 को जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और चीन के एक भूतपूर्व सम्राट के नेतृत्व में अब मंचुकाओ नामक कठपुतली सरकार स्थापित की। 21 सितंबर को चीन ने राष्ट्रसंघ के विधान की धारा 11 के अंतर्गत राष्ट्रसंघ परिषद के समक्ष मामले की शिकायत दर्ज करवाई। राष्ट्रसंघ इस मामले में लॉर्ड लेटन की अध्यक्षता में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इटली और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों का एक आयोग मंचूरिया भेजा। 24 अक्टूबर को परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें जापान ने 16 नवंबर तक अपनी सेना हटा लेने को कहा, किंतु जापान इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए मार्च 1933 में राष्ट्रसंघ से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विवाद को सुलझाने में राष्ट्रसंघ के प्रयास सफल माने जाते हैं? कौन से विवाद को सुलझाने में राष्ट्रसंघ के प्रयास सफल माने जाते हैं? आइलैंड विवाद। सी नंबर ऑप्शन। आइलैंड द्वीप समूह विवाद। फिनलैंड और स्वीडन के बीच आइलैंड को लेकर के विवाद को ब्रिटेन द्वारा 1920 में राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रसंघ ने 1921 में फैसला दिया
ऑलैंड द्वीप समूह पर फिनलैंड की प्रभुसत्ता बनी रहेगी। यहाँ के निवासियों को स्वायत्तता दी जाए, राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी जाए। राष्ट्रसंघ के ऑलैंड द्वीप समूह की तटस्थता की गारंटी देते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का वचन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवाद समृद्ध तेल भंडारों पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विवाद है जो समृद्ध तेल भंडारों पर नियंत्रण के लिए तुर्की, इराक और इंग्लैंड के बीच हुआ था? कौन सा विवाद है जो समृद्ध तेल भंडारों पर नियंत्रण के लिए तुर्की, इराक और इंग्लैंड के बीच हुआ था? तो इसमें एक नंबर ऑप्शन मौसुल विवाद है। मौसुल इराक के मैंडेट व्यवस्था के तहत इराक इंग्लैंड के संरक्षण में था। अतः 1924 में राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत इस विवाद में इंग्लैंड द्वारा इराक की ओर से पेश दलीलों के आधार पर जांच के बाद मौसुल पर इराक के दावे को मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट के समाधान के लिए 1933 में लीग ऑफ नेशन की सभा कहाँ हुई? आर्थिक संकट के समाधान के लिए 1933 में लीग ऑफ नेशन की सभा कहाँ हुई? ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ परिसंविधा या विधान राष्ट्रसंघ परिसंविधा की किस धारा के अंतर्गत रेड क्रॉस संगठन की स्थापना हुई? रेड क्रॉस जो संगठन ये स्वास्थ्य सुधार हेतु इस संगठन की स्थापना हुई थी। इस संगठन जो स्वास्थ्य सुधार हेतु रेड क्रॉस संगठन की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कौन सी धारा के तहत हुई थी? धारा 2, धारा 12, धारा 20 या फिर धारा 25? तो इसकी स्थापना हुई थी धारा 25 के तहत। द नंबर ऑप्शन। परसंविदा या संविधान एक प्रस्तावना और 26 अनुच्छेदों से बनी थी। इसने लीग के मुख्य कार्यों को परिभाषित किया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्राप्त करना। राष्ट्रसंघ के संविधान की प्रमुख धाराओं का विवरण। धारा 1, संघ की सदस्यता ग्रहण एवं त्याग। कोई भी स्वशासित राज्य, डोमिनियन या कॉलोनी महासभा के 2/3 सदस्यों की सहमति से सदस्य बन सकता है। सदस्यता छोड़ने के लिए 2 साल पूर्व सूचना देनी होगी। धारा 2, राष्ट्रसंघ की कार्यवाही एक स्थायी सचिवालय के साथ एक महासभा और एक परिषद के माध्यम से की जाएगी। धारा 3, महासभा की बैठकों के संबंध में इस धारा में प्रत्येक सदस्य को एक वोट व 3 से अधिक प्रतिनिधि न होने का प्रावधान है। धारा 4, परिषद में स्थायी सदस्यों के साथ साथ 4 अन्य सदस्यों स्थायी के अस्थायी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके लिए बेल्जियम, ब्राजील, स्पेन और यूनान को नामित किया गया। परिषद की बैठक के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा और एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं हो सकते। धारा 5, इस संविधान या वर्साई की संधि के बिंदु के अलावा अन्य किसी फैसले के लिए महासभा व परिषद की बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की सहमति अनिवार्य होगी। महासभा और परिषद की पहली बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाएगी। धारा 6, सचिवालय, महासचिव एवं अन्य स्टाफ के संबंध में। धारा 7, राष्ट्रसंघ का मुख्यालय जेनेवा में स्थापित होगा। धारा 8, युद्ध सामग्री हथियारों में कमी लाना अर्थात निशस्त्रीकरण। धारा 9, धारा 1 व 8 के क्रियान्वयन व सैन्य प्रश्नों पर सलाह के लिए एक आयोग का गठन। धारा 10, संघ के सदस्य बाहरी आक्रमण के विरुद्ध संघ के सदस्यों की क्षेत्रीय अखंडता और मौजूदा राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान और संरक्षण करने का वचन देते हैं। वुडरो विल्सन ने इसे इस विधान का हृदय कहा है। धारा 11 में युद्ध या युद्ध की धमकी जैसी स्थिति पर संघ के किसी भी सदस्य के अनुरोध पर महासचिव तुरंत परिषद की बैठक बुलाएंगे। धारा 12, सदस्य किसी भी विवाद का समाधान युद्ध के बजाय बातचीत से करने का प्रयास करेंगे। विवाद की रिपोर्ट 6 महीने के अंदर तैयार करनी होगी। धारा 13, मध्यस्थ या न्यायिक निपटान के लिए मामला प्रस्तुत करने से संबंधित धारा है। विवाद समाधान के लिए किए गए फैसले को पूर्ण सद्भावना से पूरा करेंगे। संधियों की व्याख्या करना। धारा 14, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। धारा 15,
वे विवाद जो धारा 13 के तहत मध्यस्थता या न्यायिक निपटान के लिए प्रस्तुत न्याय के जाकर परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना, परिषद विवाद के समाधान का प्रयास करेगी। धारा 16 में युद्ध का सहारा लेने वाले देश के साथ सभी वित्तीय व नागरिक संबंध तोड़ना। धारा 17 धारा 17 यदि ऐसे देश के मध्य विवाद हो जिनमें एक या दोनों या सभी पक्ष राष्ट्रसंघ के सदस्य न हो, तो उन्हें विवाद समाधान के लिए आमंत्रित किया जाएगा। धारा 18 संधियों का सचिवालय में तुरंत पंजीकरण, गुप्त संधियों और प्रतिबंध। धारा 19 महासभा असेंबली समय समय पर लीग के सदस्यों को उन संधियों पर पुनर्विचार करने की सलाह दे सकती है जो अनुपयुक्त हो गई है, और उन अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर विचार करने की सलाह दे सकती है जिनके जारी रहने से दुनिया की शांति को खतरा खतरा हो सकता है। धारा 20 धारा 20 सदस्य बनने से पूर्व पूर्व में की गई ऐसी संधियों अनुबंधों को खुद से अलग कर लेंगे या निरस्त कर देंगे जो राष्ट्रसंघ के विधान के अनुरूप हो। धारा 21 यह संविधान शांति बनाए रखने के लिए किए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों जैसे मध्यस्थता की संधियों, क्षेत्रीय समझौतों या मुद्रों की वैधता को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। धारा 22 कुछ क्षेत्रों जैसे तुर्की, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी प्रशांत द्वीप समूह, मजहब के लिए मैंडेट व्यवस्था, मैंडेट अधिदेशों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उनकी जांच के लिए एक स्थायी आयोग का गठन करना। धारा 23 श्रम सुधारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना, महिलाओं, बच्चों, अफीम, खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकना, संचार और पारगमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। 1914 से 18 के बीच तबाह हुए क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण। धारा 24 धारा 24 के अंदर यदि संबंधित पक्षकार सहमति दे तो राष्ट्रसंघ की स्थापना से पूर्व स्थापित संगठनों को राष्ट्रसंघ के निर्देशन में रखा जाएगा। धारा 25 रेड क्रॉस संगठनों की स्थापना जिनका उद्देश्य दुनिया भर में स्वास्थ्य में सुधार, बीमारी की रोकथाम व पीड़ा को कम करना होगा। धारा 26 इस संविधान में संशोधन परिषद काउंसिल के सदस्यों की सहमति से और महासभा असेंबली के सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रसंघ के भीतर एक संगठन नहीं है? कौन सा इसमें से जो राष्ट्रसंघ के भीतर एक संगठन नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, शरणार्थियों के लिए आयोग, दास्ता आयोग या फिर स्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड? कौन सा जो राष्ट्रसंघ के अंदर संगठन नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड है, शरणार्थियों के लिए एक आयोग है, दास्ता आयोग है, लेकिन स्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड जो संगठन है यह राष्ट्रसंघ के भीतर नहीं है। द नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ या लीग ऑफ नेशन के पहले महासचिव कौन थे? राष्ट्रसंघ या लीग ऑफ नेशन के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगेवली, बुतरस बुतरस खालिद, सीन लेस्टर या जेम्स एरिक ड्रम्ड? कौन है जो राष्ट्रसंघ के पहले महासचिव है? तो राष्ट्रसंघ के जो पहले महासचिव थे यह थे जेम्स एरिक ड्रम्ड। जेम्स एरिक ड्रम्ड जो 1920 से लेकर 1933 ईस्वी तक राष्ट्रसंघ के महासचिव रहे थे। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। जेम्स एरिक ड्रम इंग्लैंड से थे, 1920 से 33 तक राष्ट्रसंघ के महासचिव रहे। दूसरे नंबर पर एम जोसेफ एनवल जो फ्रांस से थे, 1933 से लेकर 40 तक इसके महासचिव रहे थे। और तीसरे थे सीन लेस्टर जो आयरलैंड से थे, 1940 से लेकर 1946 तक इसके महासचिव रहे थे। राष्ट्रसंघ से निकलने वाले या निष्कासित देशों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? राष्ट्रसंघ से निष्कासित किए जाने या फिर राष्ट्रसंघ से निकलने वाले देशों में कौन नहीं था? सोवियत संघ को जो राष्ट्रसंघ से निष्कासित किया गया था ब्राजील ब्राजील ने 1926 में ही राष्ट्रसंघ को त्यागपत्र दे दिया था। और स्पेन
स्पेन ने भी राष्ट्रसंघ से परित्याग कर लिया था। भारत भारत जो अंत तक राष्ट्रसंघ का सदस्य बना रहा था। तो 6 नंबर ऑप्शन कौन सा जो निकलने वाला या निष्कासित देशों में नहीं था? तो भारत भारत नहीं था। राष्ट्रसंघ से अलग होने वाले देश 1925 में कोस्टारिका, 1926 में ब्राजील, 1933 में जर्मनी और जापान, 1935 में प्रागवे, 1936 में ग्वाटेमाला, होंडुरस और निकारागुआ, 1937 में एल साल्वाडोर, इटली, 1938 में चिली और वेनेजुएला, 1939 में सोवियत संघ जिसको निष्कासित किया गया था, 1939 में हंगरी, पेरू और स्पेन, 1940 में रोमानिया, 1942 में हैती ने जो राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 1920 को राष्ट्रसंघ के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 15 नवंबर 1920 को राष्ट्रसंघ का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 41 देशों ने। द नंबर ऑप्शन अमेरिका सहित 42 देश राष्ट्रसंघ के चार्टर के सदस्य थे। इसके अलावा 22 राष्ट्र और सदस्य थे, लेकिन अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना और 15 नवंबर 1920 को जेनेवा में हुए प्रथम अधिवेशन में 41 देशों ने ही भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रसंघ को एक पूंजीवादी हथियार के रूप में देखा? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रसंघ को एक पूंजीवादी हथियार के रूप में देखा था? व्लादिमीर लेनिन। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का स्थायी सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो राष्ट्रसंघ का स्थायी सदस्य नहीं था? तो इसमें इटली, जापान और फ्रांस ये तीनों स्थायी सदस्य थे। अमेरिका अमेरिका इसका स्थायी सदस्य नहीं बना था। हालांकि शुरुआत में प्रस्तावित था, लेकिन यह इसका सदस्य नहीं बना था। राष्ट्रसंघ में 5 स्थायी सदस्य थे: अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और इटली। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बनने के कारण स्थायी सदस्यों की संख्या 4 हो गई। 1926 में जर्मनी को इसका 5वां स्थायी सदस्य बनाया गया और 1934 में यह स्थान रूस को दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1933 में किस स्थान पर विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ? 1933 में कौन से स्थान पर विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था? द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसैनिक शस्त्रीकरण को सीमित करने के लिए किस वर्ष वॉशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया गया? नौसैनिक शस्त्रीकरण को सीमित करने के लिए किस वर्ष है जो वॉशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया गया था? तो वॉशिंगटन में सम्मेलन कब बुलाया गया था नौसैनिक शस्त्रीकरण को सीमित करने के लिए? तो यह बुलाया था 1921-22 में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को उचित कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को उचित कालक्रम अनुसार जो व्यवस्थित कीजिए। 4 घटनाएं दे रखी है: सोवियत संघ का राष्ट्रसंघ में प्रवेश, जर्मनी द्वारा राष्ट्रसंघ छोड़ने की घोषणा, इटली द्वारा राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ना और हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। तो ये सभी घटनाएं क्रमवाइज लगानी है। सबसे पहले की कौन सी है? तो इसमें 1 नंबर पर ऑप्शन है सोवियत संघ का राष्ट्रसंघ में प्रवेश। सोवियत संघ ने राष्ट्रसंघ में प्रवेश किया था 1934 ईस्वी में। 1934 से लेकर 1940 ईस्वी तक है जो सोवियत संघ राष्ट्रसंघ का सदस्य रहा था। जर्मनी द्वारा राष्ट्रसंघ छोड़ना, जर्मनी ने राष्ट्रसंघ छोड़ा था अक्टूबर 1933 ईस्वी में। इटली द्वारा राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ना, इटली ने जो राष्ट्रसंघ की सदस्यता का से त्याग दिया था, यह दिया था 1937 ईस्वी में। और हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था जनवरी 1933 में। जनवरी 1933 में यह जर्मनी का चांसलर बनता है और अक्टूबर 1933 में जर्मनी द्वारा राष्ट्रसंघ छोड़ने की घोषणा की जाती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा यह आएगा हिटलर जर्मनी का चांसलर बनना। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा जर्मनी द्वारा राष्ट्रसंघ छोड़ने की घोषणा। तीसरे नंबर पर सोवियत संघ का राष्ट्रसंघ में प्रवेश 1934 और चौथे नंबर पर आएगा इटली द्वारा राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ना 1937। 4, 2, 1 और 3।
30 जनवरी 1933 हिटलर चांसलर बना। अक्टूबर 1933 हिटलर द्वारा राष्ट्रसंघ छोड़ने की घोषणा। 1934 सोवियत संघ का राष्ट्रसंघ में प्रवेश। दिसंबर 1937 इटली द्वारा राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्यागना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य था। कौन सा देश है जो राष्ट्रसंघ का तो सदस्य नहीं था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य था, तो वह था अमेरिका। द नंबर ऑप्शन। वर्साई की संधि के भाग 13 के अंतर्गत 1919 में ही इसके गठन की घोषणा हुई। राष्ट्रसंघ की धारा 23 में भी इसका प्रावधान था। इसका सदस्य होने के लिए राष्ट्रसंघ का सदस्य होना आवश्यक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मैंडेट व्यवस्था का जनक माना जाता है। मैंडेट व्यवस्था का जनक जो किसे माना जाता है, जनरल स्मिथ्स को, क्लेमेंसो को, वुडरो विल्सन को या ऑरलैंडो को। मैंडेट व्यवस्था का जनक कौन है, यह है जनरल स्मिथ्स। नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेसिया विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ था। साइलेसिया विवाद है जो कौन से दो देशों के मध्य हुआ था, तो साइलेसिया विवाद हुआ था जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। नंबर ऑप्शन। राष्ट्रसंघ ने साइलेसिया को बराबर भागों में जर्मनी व पोलैंड को बांटकर विवाद का निपटारा कर दिया। 1925 में एक सैन्य अधिकारी की हत्या के बाद किन दो देशों के मध्य उपजे विवाद का राष्ट्रसंघ ने निपटारा किया। 1925 में एक सैन्य अधिकारी की हत्या के बाद कौन से दो देशों के मध्य उपजे विवाद का राष्ट्रसंघ ने निपटारा कर दिया था, तो यह था यूनान और बुल्गारिया। बे नंबर ऑप्शन। यूनान के एक सैन्य अधिकारी की 1925 में बुल्गारिया के द्वारा हत्या के बाद यूनान ने आक्रमण कर दिया। राष्ट्रसंघ ने बुल्गारिया से सेना हटाने व बुल्गारिया को युद्ध क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में गणतंत्र सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह। निम्नलिखित में से किस देश में गणतंत्र सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह 1936 से 39 को देश का आंतरिक मामला बताते हुए राष्ट्रसंघ ने कोई कदम नहीं उठाया। किस देश में गणतंत्र सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह को देश का आंतरिक मामला बताते हुए राष्ट्रसंघ ने कोई कदम नहीं उठाया था, तो यह था स्पेन के अंदर। द नंबर ऑप्शन। स्पेन में सशस्त्र विद्रोह जिसका नेतृत्व बाद में जनरल फ्रैंको ने संभाला था। बाद में राष्ट्रसंघ के प्रमुख सदस्यों ने फ्रैंको सरकार को मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ द्वारा नानसेन इंटरनेशनल ऑफिस। राष्ट्रसंघ के द्वारा नानसेन इंटरनेशनल ऑफिस निम्न में से किस समस्या के समाधान हेतु स्थापित किया गया था। नानसेन इंटरनेशनल ऑफिस जो राष्ट्रसंघ के द्वारा स्थापित किया गया था, यह कौन सी समस्या के समाधान के लिए स्थापित किया गया था, तो यह किया गया था शरणार्थी समस्या के लिए। द नंबर ऑप्शन। राष्ट्रसंघ नहीं बल्कि संघ के राष्ट्र असफल रहे। राष्ट्रसंघ नहीं बल्कि संघ के राष्ट्र जो असफल रहे, किसका कथन था। किसने कहा था कि राष्ट्रसंघ नहीं बल्कि संघ के राष्ट्र असफल रहे थे, तो यह बात कही थी पीटर ने। नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संस्थाओं और अंगों पर इसकी प्रत्येक बात पर राष्ट्रसंघ की स्पष्ट छाप है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संस्थाओं और अंगों पर इसकी प्रत्येक बात पर राष्ट्रसंघ की स्पष्ट छाप है। दरअसल 18 अप्रैल 1946 को राष्ट्रसंघ की अंत्येष्टि नहीं बल्कि उसका पुनर्जन्म हुआ था। उपरोक्त कथन किसका है। उपरोक्त कथन किसका है कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संस्थाओं और अंगों पर इसकी प्रत्येक बात पर राष्ट्रसंघ की स्पष्ट छाप है। दरअसल 18 अप्रैल 1946 को राष्ट्रसंघ की अंत्येष्टि नहीं बल्कि उसका पुनर्जन्म हुआ था, तो यह कथन किसने कहा था, यह कहा था वाल्टर महोदय ने। द नंबर ऑप्शन। अन्य महत्वपूर्ण कथन। एक बदनाम माँ की अवैध संतान। एक बदनाम माँ की अवैध संतान किसने कहा था, नॉर्मन वैंडविच ने। यूरोप के दरवाजे पर एक असहाय शिशु छोड़ दिया जिसे देखने पर हर तरफ से अटलांटिक पार से उसके
जनक की याद आती है, यह कहा था E.H. कार ने। मुसोलिनी ने कहा कि संघ तभी अच्छा है जब गोरे या चिल्लाती है, पर जब चीलें झगड़ती है तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। पेरिस के एक अखबार में लिखा गया कि राष्ट्रसंघ एक ऐसा कुत्ता है जो भौंकता है पर काटता नहीं। राष्ट्रसंघ एक ऐसा कुत्ता है जो भौंकता है पर काटता नहीं। इसके अलावा सोवियत के नेताओं ने कहा कि सबसे बेशरम और चोरों द्वारा निर्मित वर्साई की संधि की उपज, सबसे बेशरम और चोरों के द्वारा निर्मित वर्साई की संधि की उपज कहा था राष्ट्र संघ को। तो ये थे राष्ट्रसंघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसके पश्चात अब राष्ट्रसंघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे इस सारणी के माध्यम से। सबसे पहले नंबर पर है 22 जनवरी 1917। 22 जनवरी 1917 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा अमेरिकी सीनेट में शांति के लिए विश्व संघ की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 28 जून 1919 28 जून 1919 को जो राष्ट्रसंघ संविधान को स्वीकार कर लिया गया। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। 15 नवंबर 1920 15 नवंबर 1920 को जो जेनेवा में प्रथम इसका अधिवेशन हुआ जिसमें 41 देशों ने भाग लिया। 1920 ईस्वी में ही प्रथम विश्व आर्थिक सम्मेलन ब्रुसेल्स में हुआ। 1921-22 में वॉशिंगटन नौसेना सम्मेलन हुआ। 30 जनवरी 1922 को हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। दिसंबर 1926 में जर्मनी इसका सदस्य बना। 1927 में जेनेवा नौसेना सम्मेलन हुआ। 1927 में ही द्वितीय विश्व आर्थिक सम्मेलन जेनेवा के अंदर हुआ। 1930 में लंदन नौसेना सम्मेलन हुआ। 1932 से 34 के मध्य जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया। 1933 ईस्वी में जर्मनी ने सदस्यता छोड़ी। 1933 में जापान ने सदस्यता छोड़ी। 1933 में ही तृतीय विश्व आर्थिक सम्मेलन हुआ। 1934 में रूस इसका सदस्य बना। 11 दिसंबर 1937 को इटली ने राष्ट्रसंघ छोड़ दिया। 14 दिसंबर 1939 को फिनलैंड पर आक्रमण के कारण रूस को निष्कासित कर दिया। 18 अप्रैल 1946 को राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से राष्ट्रसंघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। इसके पश्चात राष्ट्रसंघ की सफलताएं और असफलताएं। सबसे पहले हम राष्ट्रसंघ की सफलताएं देखते हैं। राष्ट्रसंघ की सफलताएं 1920 ईस्वी में ऑलैंड द्वीप को लेकर फिनलैंड और स्वीडन के मध्य विवाद सुलझाया। 1921 में यूगोस्लाविया की अल्बानिया में घुसपैठ विवाद को सुलझाया। 1921 में ऊपरी साइलेसिया को पोलैंड और जर्मनी के मध्य विवाद में सफलता हासिल की। 1923 में यूनान और इटली के मध्य कार्फू विवाद सुलझाया। 1923 में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य ट्यूनिस मोरक्को राष्ट्रीयता का विवाद। 1923 में ही हंगरी और रोमानिया के मध्य विवाद को समाप्त किया। 1924 में सोवोर्जिना को लेकर पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के मध्य विवाद को समाप्त करवाया। 1924 में इराक, तुर्की और इंग्लैंड का मोसुल पर अधिकार को लेकर विवाद को समाप्त करवाया। 1925 में यूनान और बुल्गारिया के मध्य सीमा विवाद को समाप्त किया। 1932-33 में कोलंबिया और पेरू के मध्य लोटिसिया को लेकर विवाद सुलझाया। अब राष्ट्रसंघ की असफलताएं 1920 से 23 के मध्य पोलैंड और लिथुआनिया के मध्य अवहेलना पर अधिकार को लेकर विवाद सुलझाने में असफल रही। 1923 में मैमल विवाद। 1928 से 35 के मध्य पराग्वे और बोलिविया का चाको विवाद। 18 सितंबर 1931 को जापान का मंचूरिया पर आक्रमण। 3 अक्टूबर 1935 को इटली का अबिसीनिया पर आक्रमण। 1936 से 39 में स्पेन का गृह युद्ध और 1947 में जापान का चीन पर आक्रमण। इन सभी पर राष्ट्रसंघ कोई सफल प्रतिक्रिया नहीं कर पाई। तो ये था राष्ट्रसंघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, उसकी सफलताएं और असफलताएं जो हमने एक चार्ट के माध्यम से समझी। इसके पश्चात अगली क्लास में हम रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो रूस की क्रांति का 10वां नंबर चैप्टर अगली क्लास में
तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।